नमस्कार छात्रों, आज मैं पूजा महावर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने पूजा महावर चैनल पर। तो छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है कालिदास के नाटक। ठीक है, जो महाकवि कालिदास जी हैं उनके नाटकों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कालिदास का टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में भी यही लिया था, लेकिन छात्रों आप सभी को पता है, आपने वीडियो देखी थी, नाटकों में से उनके जो 3 नाटक हैं, 3 नाटकों में से हमने एक नाटक के बारे में जानकारी दी थी, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, 2 नाटक उनके शेष रह गए थे और हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन नाटकों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो दूसरा नाटक है उनका मालविका अग्निमित्रम और तीसरा नाटक है उनका विक्रमोर्वशी। ठीक है, तो छात्रों एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, जब से मैंने संस्कृत साहित्य की महान कवि कालिदास के बारे में बताया है, तब से मैं सच बता रही हूँ, व्हाट्सएप पे इतने बच्चों ने कमेंट किया है, पर्सनली उन्होंने यही बोला है कि मैडम आप हमें माघ के बारे में बताइए, जो माघ हैं, माघ जो कवि हैं और जो हमारे दंडी जी हैं उनके बारे में बताइए। तो और एक ने तो ये भी बोला था कि वो बाणभट्ट पे शोध कर रहे हैं, जो हमारे कवि हैं, तो उनके बारे में अगर कोई नई जानकारी हो तो हम उन्हें बताएं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मुझे जो भी मेरे पास कंटेंट है या फिर जो भी मेरे पास सामग्री है, जितना भी जितनी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उतनी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प जरूर करूँगी। ठीक है, और बस, और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जब भी आप कोई भी कंपटीशन देते हो, कोई भी कंपटीशन, चाहे नेट हो, चाहे टैट हो, चाहे सीटेट हो, और चाहे जैसे नेट पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें मैं सच बोल रही हूँ आपको, और जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में भी इनमें से इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी माघ के बारे में, कभी दंडी के बारे में, कभी बाणभट्ट के बारे में, और भी जो हर्षचरितम के बारे में, और भी जो है सभी के बारे में, और मैं आपको सबके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगी। और नहीं तो जब आप एग्ज़ाम देंगे तो अब आपको ज़रूर पता चलेगा कि वास्तव में आपको इन वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि और नेट के एग्ज़ाम में तो इसमें क्या होता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में उनको मैच करना आ जाता है ना, सभी जो कवि होते हैं उनकी रचनाओं को मैच करना भी आ जाता है। ठीक है, मतलब हर तरह से कितने अंक हैं, कौन सा इसमें रस है ना, कौन इसमें नायक है, कौन इसमें नायिका है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछे जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएं। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी मैं किसी ना किसी तरह से वीडियो के माध्यम से हेल्प करती रहूँ, और ऐसे ही मेहनत करके मैं आपको वीडियो नई बनाती रहूँगी। तो आइए, बस ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना जो सेकंड नाटक है कवि कालिदास जी का मालविका अग्निमित्रम, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो छात्रों अब हम जानते हैं कालिदास जी का, महान कवि कालिदास जी का नाटक सेकंड वाला, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये कालिदास का नाटक है, आप सभी जानते हैं, और बच्चों ये इतिहास का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो अब इसकी जानकारी हम थोड़ी सी देते हैं कि इसमें कितने अंकों का नाटक है। ये है मालविका अग्निमित्रम, 5 अंकों का नाटक है। ठीक है, और इसमें कौन सा रस की प्रधानता दी गई है, इसमें दी गई है श्रृंगार रस की। ठीक, अब इसमें नायक कौन है, नायक है इसमें अग्निमित्र। ठीक है, नायक है, और नायिका है मालविका। ठीक है, तो और इनके जो अन्य पात्र हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। इनमें अन्य पात्र हैं गणदासः और हरिदत्तः, वकुल, वलिका, इरावती, धारिणी, वसुमित्रः, माधव सेन और कौशिकी आदि, ये हैं इस नाटक के अन्य पात्र। ठीक है, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध इतिहास का नाटक है, और इसमें से क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि ये किसकी रचना है, कौन इसके मतलब इसमें इस नाटक में मालविका अग्निमित्र नाटक है जो, इसमें कौन से रस की प्रधानता है, कितने अंकों का नाटक है, कौन इसमें नायक है और कौन इसमें नायिका है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं तीसरा नाटक, जिसका नाम है विक्रमोर्वशी। हाँ तो छात्रों, अब हम जानते हैं महान कवि कालिदास जी का
तीसरा नाटक जिसका नाम है विक्रमोर्वशीय। ठीक, तो विक्रमोर्वशीय कालिदासः। ठीक, ये किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। और ये कितने अंकों का नाटक है? 5 अंकों का नाटक है। और इसमें कौन सी रस की प्रधानता है? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। मालविका अग्निमित्रम में भी श्रृंगार रस की प्रधानता थी, उसमें भी 5 अंक थे, और विक्रमोर्वशीय में भी 5 ही अंक हैं। ठीक है, लेकिन नायक नायिका चेंज हो गए इसमें। ठीक है, इसमें नायक है पुरखा और नायिका है उर्वशी। ठीक है, वो इतिहास का प्रसिद्ध नाटक था, और ये कहाँ से लिया गया है? ये महाभारतम में से। ठीक है, महाभारत। और फिर इसके अन्य पात्र कौन कौन से हैं? इसके अन्य पात्र हैं इंद्र, केशी, कुबेर, कुबेर को तो आप जानते ही हो। ठीक है, और फिर है हमारे नारद जी, और और फिर है मुनि, औशीनरी, वनवासिनी स्त्री, और उर्वशी के पुत्र हैं कुमार। ठीक है, इत्यादि। और ये ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद में से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इनके तीनों नाटक। और है बहुत ही सुप्रसिद्ध कालिदास जी जिसके लिए प्रसिद्ध हैं, वो है हमारी उपमा। ठीक है, उपमा कालिदास से। तो आइए जानते हैं कालिदास जी की उपमा। तो आइए अब हम जानते हैं उपमा कालिदास से। ठीक, जैसे कि आप सभी को पता है, एक श्लोक है, कैसे? उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडी नः पद लालित्यम माघे संति त्रियगुण। ठीक, तो हमारे जो कालिदास जी हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम जानते हैं उपमा कालिदास से। ठीक, जो कालिदास जी है, कालिदास यद्यपि अलंकारी कवि नहीं थे, उनकी जो कविता कामिनी अलंकारों से लदकर नहीं चलती थी, बल्कि अलंकारों से सुसज्जित होकर चमकती थी। कालिदास के काव्य में चाहे शब्द अलंकार हो और चाहे अर्थालंकार, सभी सर्वथा स्वाभाविक हैं। ठीक, सौंदर्य वर्धक है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि प्रजानाथ पितेव पासी, और दूसरा है मायूरी मदयति मार्जना मनसी। ठीक, और तीसरा है वधाय वधस्य शरम शरणेहा। ठीक, आदि में अब इनमें शाब्दिक सौंदर्य जो अनायास ही आ गए हैं, यही विशेषता अलंकारों में भी है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का व्यापक प्रयोग उनके काव्यों में दिखाई पड़ता है। ठीक, फिर भी उनके विषय में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य। ठीक, कालिदास उपमा के लिए विशेष विख्यात है। कालिदास के काव्यों में उपमा अलंकार सरल, अनुप्रास व अनुपम है। उनकी उपमाएं एकांकी न होकर सभी क्षेत्रों से ग्रहण की गई। प्रकृति, साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण, धार्मिक ग्रंथ आदि सभी क्षेत्रों से कालिदास ने उपमानों को ग्रहण किया है। उपमा अलंकार में उपमे की उपमान के साथ सादृश्य दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए राजा दिलीप जब नंदिनी गाय की सेवा के लिए जब आश्रम से गाय के पीछे चले, तो रानी सुदीक्षणा ने उनका अनुसरण उसी प्रकार किया जैसे स्मृतियाँ श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती है। जैसे कि कहा जाता है, मार्ग, एक पंक्ति है, मार्ग मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुति रिवार्थ स्मृति न गच्छत। ठीक, तो कालिदास की उपमा की सबसे बड़ी विशेषता बताते हैं हम आपको कि कालिदास की जो उपमा है उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। कालिदास की उपमा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके उपमान और उपमेय समान लिंग के होते हैं। यदि उपमेय स्त्रीलिंग है तो उपमान भी स्त्रीलिंग होगा। और उदाहरण के लिए रघुवंश के द्वितीय सर्ग में नंदिनी गाय वन प्रदेश से आती है, तो जो रानी है, रानी पुनः नंदिनी गाय तथा पीछे राजा दिलीप है। ठीक है, कवि उनकी उपमा करते हुए कहता है, क्या कहते हैं,
तदंतरे, ठीक है, तदंतरे साविर राजहा धेनु दिन पक्ष मध्य गतेन संध्या, अर्थात जिस प्रकार रात्रि तथा दिन में संध्या होती है, ठीक है, जिस प्रकार रात्रि और दिन के मध्य में संध्या होती है, रानी की उपमा रात्रि से तथा राजा की उपमा यहाँ पर दिन से की गई है और गाय की उपमा संध्या से की गई है। रात्रि व संध्या क्या है? स्त्रीलिंग है, तथा जो दिन है वो क्या है? वो पुल्लिंग है, ठीक। संध्या जिस प्रकार गौरव रंग की, गेरुए रंग की, गौरव रंग की होती है, उसी प्रकार गाय भी समान रंग की है। कालिदास की उपमा के लिए रघुवंश में एक बहुत ही प्रसिद्ध पद आता है जो कि इंदुमती स्वयंवर प्रसंग में इस प्रकार है। संचारिणी दीप सिखे रात्रो यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नगेंद्र मारघट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सा सा भूमि पालहा, ठीक। तो स्वयंवर के समय जब इंदुमती जिस राजा को छोड़कर जाती थी, अर्थात मतलब जो इंदुमती थी जब माला डालने के लिए कि वो किस पे माला डालेगी, जब स्वयंवर हो रहा था, तो स्वयंवर के समय जब इंदुमती जिस राजा को छोड़कर जाती थी या जब वो आगे चली जाती थी, तो जिस राजा को छोड़ देती थी वो उसके अर्थात उस राजा के मुख पर निराशा की ऐसी काली माँ छा जाती थी, जिस प्रकार किसी दीपक की लौ राजमहल के आगे चलती है, ठीक है, जैसे दीपक की लौ राजमहल के आगे चलती है तथा जिन्हें वो पीछे छोड़ जाती है उसमें काली माँ व्याप्त हो जाती है। उसी प्रकार इंदुमती जिस राजा के पास जाती थी, मतलब जिस राजा के पास जाती थी तो क्या होता था, उसके मुंह पर खुशी की उसी प्रकार खुशी व्याप्त हो जाती थी, जैसे दीपक का प्रकाश जिस पर पड़ जाता है उस पर चमक आ जाती है, ठीक है। तो ये है कालिदास की उपमाएं, विविध मुखी हैं, ठीक है, इस प्रकार है। और जैसे कामदेव को शिव द्वारा जला दिए जाने पर शोक से व्याकुल जो कामदेव की पत्नी होती है, जो कि रति होती है, उसी प्रकार शोभाहीन हो जाती है, जैसे पानी के सूख जाने पर तालाब में अकेली कमलनी शोभाहीन हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार जो रति है कामदेव की पत्नी वो भी शोभाहीन हो जाती है। शास्त्रीय जो उपमाएं भी कालिदास ने प्रस्तुत की हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू नदी और सांख्य शास्त्र के अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाली बुद्धि तत्व के समान है, ठीक है। तो इस प्रकार कालिदास की जो उपमाएं व्यवहार और अनुभव के आधार पर प्रस्तुत है, ठीक है। पेटू विदूषक चंद्रमा को मक्खन को गोला समझता है, ठीक है, और दुष्यंत को सौंपी गई शकुंतला कण्व ऋषि के लिए योग्य शिष्य को प्रदान की गई विद्या के समान है, ठीक। तो इस प्रकार जो कालिदास की सार्थक यथार्थ व प्रसंगानुकूल उपमाओं को देखकर ही आलोचकों ने कालिदास को विशेष रूप से उपमा का कवि कह दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि कालिदास ने अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं किया या अन्य अलंकार उनके काव्य में सार्थक नहीं है। इसका तात्पर्य यही है कि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सर्वथा सफल रहे हैं। तो बच्चों, ये हो गई हमारी कालिदास जी की उपमा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, वो है भारवी जी का कातार जोड़ना, ठीक है। अगली वीडियो में हम यही जानेंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।